अगले हफ्ते की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये हफ्ता इस बार का बेस बना रहेगा क्योंकि इस हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई। मार्केट में काफ़ी तेज उतार चढ़ाव दिखा। पहले अगर 3 दिन देखे इस पूरे हफ्ते के तो बाजार में रिकवरी और साइडवेज था, लेकिन लास्ट के 2 दिन बाजार ने जितनी बढ़त बनाई थी वो सारी की सारी बढ़त सिर्फ 2 ही दिन में खो दी। एक पुरानी कहावत है कि बाजार चलता तो सीढ़ियों से है लेकिन गिरता यानी कि उतरता है लिफ्ट से। तो 2 दिन के अंदर जितनी बढ़त 10 दिन में बनाई गई वो बाजार ने खाली कर दी। आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देख रहे हैं सिर्फ शुक्रवार का ट्रेड, तो आपको दिखेगा 1300 शेयर नुकसान में थे, 700 शेयर सिर्फ बढ़त में थे। दो मेजर कल्प्रिट इसके सामने हुए हैं। पहला वो यूएस बड़ा मार्केट है जहां से एक खबर निकल गया एक बैंक कुछ डिफॉल्ट कर रहा है। जॉबलेस क्लेम का नंबर भी बाजार के अनुमान के मुताबिक नहीं रहा, और इससे पहले जब फेड की कमेंट्री आई थी उसने पूरा मूड और माहौल बिगाड़ के रख दिया। हालांकि डोमेस्टिक फ्रंट पर आप एसआईपी के नंबर, बाजार की अपनी जो चर्निंग है वो उसके हक में थी। कुल मिला के बाजार जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 17,400 के आसपास। ध्यान रखा जाए 17,427 इसका 200 दिनों का एवरेज है, यानी कि इस 200 दिनों में ये अमूमन इस एवरेज पे आके रुकता। बैंक निफ्टी के अंदर हालांकि 200 दिनों के एवरेज नीचे है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने आज एक ही दिन में अपने 2 क्रिटिकल सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। इनफैक्ट बोलूंगा 3 क्रिटिकल सपोर्ट को ब्रेक किया। पहला 41,000 का, दूसरा 40,800 का, और उसके बाद नीचे आके क्लोज किया। अब हफ्ते भर का बाजार आपकी स्क्रीन पर। पूरे इस हफ्ते के अंदर प्लस और माइनस करने के बाद नेट फिगर माइनस की आई जो करीब 1% के आसपास की, जो अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे थे। इसके अलावा अगर आप मिड कैप और छोटे मझोले शेयर चेक करेंगे तो वहां पे नफा नुकसान ज्यादा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो बड़े शेयर हैं जहां पे एफआईज खरीद और बेच सकते हैं वहां पे आके कुछ सेलिंग हुई है। इसकी वजह से निफ्टी 50 तो टूटा, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जो 100 शेयर रखे हुए हैं सामने, वहां पे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आते हैं सेक्टर्स पे क्या हुआ है। अगर आप वैसे चेक करें तो रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा पिटने वाला सेक्टर बना, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग वाला सेक्टर बना। ये शेयर 3.5% टूट गया। सरकारी कंपनियां भी टूटी हैं, बैंक भी टूटे करीब 2% के आसपास। आईटी लगातार 3 दिन से बाजार को कमज़ोर कर रहा है और उसमें लगातार ये कमज़ोरी बाजार को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। एक्चुअली में आईटी और बैंक बड़े जॉइंट बड़े पिलर्स हैं सेक्टर के हिसाब से, लेकिन दोनों ही पार्टिसिपेंट इस बार कमज़ोर थे। तो नेट में आप जो नुकसान देख पा रहे हैं, ये निफ्टी के अंदर जो नुकसान हुआ था इन दोनों की बड़ी वजह रही है। आते हैं सबसे कम नुकसान कहाँ पे हुआ, वो था एफएमसीजी। अगर सिर्फ आज का आप मार्केट भी देखें ना तो एफएमसीजी हरे निशान में इकलौता इंडाइसिस बना। एचयूएल को लेकर एक बड़ी खबर आई। तो बहुत सारी चीज़ें जो एफएमसीजी एक डिफेंसिव प्ले, कुछ चर्निंग, कुछ न्यूज़ फ्लो, ये सब कुछ मिला मिलू के एफएमसीजी थोड़ा ठीक रहा, लेकिन सभी शेयर्स टूटे हैं। अब आते हैं गेनर्स में। इस पूरे हफ्ते के अंदर गेन किसने किया, वो था एनर्जी काउंटर्स। एनर्जी में भी गैस वाला हिस्सा सबसे अच्छा था, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, चाहे वो मर्चेंट कंपनी हो, चाहे वो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी जैसे कि ओएनजीसी, गेल या फिर आईजीएल या एमजीएल, ये कुछ एक थे। इसके अलावा पावर से जुड़ी हुई कंपनी जैसे कि पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया। बजाज ग्रुप में से बजाज फिनसर्व फाइनेंस तो टूटे, लेकिन ऑटो की जो कंपनी है बजाज ऑटो, उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। अडानी पोर्ट इकलौता ऐसा शेयर है पूरे ग्रुप में से जो कि जल्दी से बाउंस करता है और अपने आप को संभाल लेता है। इसने भी हफ्ते में करीब 2% तक का रिटर्न दिया है। लूजर्स अगर आप चेक करना चाहें निफ्टी के तो आपकी स्क्रीन पे फटाक से आ रहे हैं, आप जरा देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको बैंकिंग, ऑटो और जो मैं बजाज फाइनेंस के आपके सामने बात रख रहा था आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेंगे। मिड कैप के जल्दी से एक व्यू आपके सामने रख देते हैं, फिर हम आज के मेहमान सनी से बातचीत करेंगे और जरा समझेंगे कि आज की जो गिरावट है या फिर हफ्ते के अंदर नेगेटिव हुआ है मार्केट, उसके बाद क्या करना चाहिए। अगर आप अपनी मिड कैप कैटेगरी को चेक कर रहे होंगे तो आपको वहां पे दिखेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसा काउंटर करीब 10% चला, अदानी विल्मर करीब 8%, और टूटने वाली श्रेणी में अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर लाल पैथलैब, बैंक ऑफ इंडिया, डिलीवरी जैसे शेयर्स टूटे हैं। हमने इस पूरे बाजार के अंदर इस हफ्ते क्या हुआ उसकी कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखती हैं, और ये आप अपनी स्क्रीन पर भैया आप देख भी पा रहे थे। ये जब हम सनी से बातचीत करेंगे सारा डाटा आपके सामने बैक टू बैक चलता रहेगा। अगर कुछ मिस हुआ है तो आप उसको नोटिस भी कर सकेंगे। इस बीच सनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत और एक जरा व्यू पॉइंट उनसे ले लेते हैं। सनी अग्रवाल हैं हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटी से। सनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक्चुअली ये इम्पोर्टेड प्रॉब्लम है,
जो बाजार को डिस्टर्ब कर रही है, या ये यूएस से। और अब तक का आंकड़ा यह है कि जो इंपोर्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं बाजार उसको जल्दी डाइजेस्ट करता है बनस्पत अपनी प्रॉब्लम जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं। सर, आपको लगता है कि 200 दिनों के एवरेज के आसपास जो निफ्टी ने क्लोज किया है ये ठीक रहेगा? और एक और चीज, पिछले 3 सीरीज हमने नेगेटिव देखी हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाली। बाजार को बहुत उम्मीद थी कि मार्च पॉजिटिव दिखाएगा, तो क्या उम्मीद करें जो मैं बोल रहा हूं आगे चल के ठीक होगा, यानी कि 200 दिनों के एवरेज का सपोर्ट भी मिलेगा और 3 दिन की बैक टू बैक, 3 महीने की बैक टू बैक सीरीज नेगेटिव होने के बाद पॉजिटिव आएगा? या गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो बेसिकली अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा भी देखूं तो हम लोग देख रहे थे कि पिछले 20 सालों में ये ऐसे 6 या 7 बार हुआ है कि जहां निफ्टी बैक टू बैक 3 मंथ करेक्ट हुआ है, और उसके बाद का जो मंथ था उसमें निफ्टी ने तकरीबन अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और जो क्लोजिंग टू जो लॉस का रेशियो है, अगर समझो 10% 3 महीने में लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं उसके जो फॉलोइंग मंथ में 5% का रहा है गेन का। तो और इसके अलावा बजट के बाद ये जो 17,300 400 की जो रेंज है, निफ्टी ने दो दो या 3 बार अगर मुझे ध्यान हो तो यहाँ टच करके फिर से रिबाउंड दिया है। तो हमें लगता है कि आई मीन टेक्निकली कहीं ना कहीं जो 17,300 400 का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन करके खड़ा है। और जो हिस्टोरिकल जो डेटा जो कह रहा है कि 3 मंथ बैक टू बैक करेक्ट होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ है वो पॉजिटिव में क्लोज होता है, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग भी ऑप्टिमिस्टिक है। हालांकि जो मेन डेटा विच विल ड्राइव दी मार्केट इज द नेक्स्ट वीक, जो यूएस में जो इन्फ्लेशन का जो नंबर आने वाला है 13 तारीख के इवनिंग। So that is the one of the most important data which Street will be tracking apart from the other event which are going on in the market. तो वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। और उसके बाद फिर है फेड मीटिंग जो कि 22 मार्च को शेड्यूल की है। तो डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन का डेटा है, और आज रात में जो जॉब्स का पेरोल का जो डेटा आएगा, वो कहीं ना कहीं फेड का जो कहीं हॉकिश कमेंट आया था लास्ट वीक कि जो पेस ऑफ रेट के जो कि पहले 25 बिप्स ही शायद बढ़ा करके 50 बेसिस पॉइंट भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंटीमेंट और निगेटिव न्यूज मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर ली है। लेट्स सी, वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि मार्च में जो क्लोजिंग होगी, मे बी नेक्स्ट वीक में भी अगेन मार्केट विल बी रेंज बाउंड, और शायद फिर 22 मार्च के बाद जब जो फेड का जो आउटकम मीटिंग का जब आउटकम आएगा, वो कहीं ना कहीं स्ट्रीट एडवांस में डिस्काउंट करके फिर लास्ट वीक में कहीं रैली दिखाए। इंटरेस्टिंग है, आप भी वेट एंड वॉच के मूड में हैं और इस समय हमें भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि मार्केट के अंदर तेजी से रिकवरी भी हुई थी और गिरावट भी बहुत ही फास्ट हुई है, कोई निष्कर्ष ना निकाला जाए। ये एक छोटा सा पुल बैक था जो बाजार ने ख़त्म किया, और इस बीच हमने एफ की होल्डिंग भी निकाली है। अगर आप एफ की होल्डिंग देख पा रहे हैं, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख, यानी कि इस पूरे हफ्ते के अंदर उनकी जो लॉन्ग होल्डिंग है जिसमें खरीदार हैं वो सिर्फ 20% है। 80% उन्होंने माल बेचा हुआ है। इसके 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब यह है कि उससे ज़रा बेचेंगे नहीं वो, क्योंकि आप किस चीज़ को कितना दबाओगे, एक मर्यादा है हर चीज़ की। दूसरा पॉइंट यह है कि नेगेटिविटी मार्केट के अंदर प्लेड है, नेगेटिविटी मार्केट के अंदर आई हुई है, उसको साफ करने के लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा, और खुद एफ को ही दम लगाना पड़ेगा। उसमें रिटेलर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। सेम हमने ना रिटेल का भी आंकड़ा निकाला हुआ है कि रिटेल की होल्डिंग कितनी है, जरा वो भी आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। आप उसमें भी देखोगे करीब 50% से ज़्यादा की रिटेल की लॉन्ग होल्डिंग्स अभी भी मार्केट के अंदर है। इसका मतलब है कि रिटेलर्स डरता नहीं है, अभी इस उतार चढ़ाव से जल्दी जल्दी लॉन्ग की पोजीशंस काटता नहीं है। एफ बहुत ज़्यादा बेच नहीं सकते, रूम नहीं है। तो ये सारी बातें ये अलाउ करती हैं कि आपके सामने नेगेटिव आईना है, लेकिन आप पॉजिटिव झांक के देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जरा सेक्टर का एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं सनी से, और थोड़ा आइडिया लेते हैं कि अगला हफ्ता किसके नाम रह सकता है। सनी, कुछ असेस करके बताइए जो नेक्स्ट वीक है वो किसके नाम रहेगा। काफ़ी हद तक दिख रहा है कि एफएमसीजी और थोड़ा फार्मास्यूटिकल डिफेंसिव प्ले करेगा, और नेक्स्ट वीक के हिसाब से कोई और ऐसी थीम, कोई और ऐसा प्ले जो आपको लग रहा है कि हाँ, इसको क्रिटिकली वॉच करना चाहिए। तो मैं रादर देन एफएमसीजी और फार्मा तो है, डेफिनेटली एक डिफेंसिव प्ले है। बट हमने अब ये जो पुल बैक हुआ था उसमें ये भी पाया कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है उसमें कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मेंस था कंपेयर टू लार्ज कैप।
और लुकिंग एट मार्च एंड, जिस तरह से मार्च के एंड में यूजुअली हम देखते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बेहतर रैली के संभावना होती है। तो वो चलते हुए हमें लगता है कि जो क्वालिटी मिड कैप नेम्स है जैसे क्यूमिंस इंडिया है, पॉलीकैब है, जिनमें अर्निंग आउटलुक भी काफी बेहतरीन है, पता है कि फोर्थ क्वार्टर और अगले एक दो क्वार्टर तक नंबर काफी अच्छे आएंगे। ये सब कंपनियों पे हमारी नजर रहेगी। बैंकिंग स्पेस में जैसे फेडरल बैंक है, कर्नाटका बैंक है, एक विद इन ओवरऑल एक छोटी जो एक थीम चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जैसे ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो हमने देखा कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ रिसेंटली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बजट आया था, उसमें भी गवर्नमेंट ने कहा है कि 5,000 के आसपास ये लोग इलेक्ट्रिक बस लेंगे। तो एक विद इन मार्केट एक छोटा बहुत एक सेगमेंट है जहाँ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी निकल के आ रही है। और एक एक ऑटो भी एक सेक्टर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतना जो मार्केट में जो निगेटिविटी है वो ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी वो प्ले आउट हो चुकी है और हमें दिख नहीं रही है। तो स्टॉक लाइक जैसे मारुति है, बजाज ऑटो है, इनमें जितनी भी निगेटिविटी थी ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो रादर देन सेक्टर स्पेसिफिक मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहूंगा नेक्स्ट वीक। और जो क्वालिटी बिजनेसेस है मिड कैप में या थोड़ी लार्ज कैप में जहां अर्निंग ग्रोथ आउटलुक काफी हेल्दी है, वो सेक्टर में या वो स्टॉक में बने रहने की सलाह दूंगा मैं। सनी, आपने बात अच्छी कही है कि आप सेक्टर की बजाय स्टॉक्स में रहेंगे। एक दो स्टॉक्स का आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि हम थोड़े फंसे भी हैं। इससे समझ लीजिएगा कि मार्जिन्स भी देने हैं और अपॉर्चुनिटी को भी खेलना है। तो अपॉर्चुनिटी और मार्जिन दोनों को बैलेंस करने के लिए दो ऐसे सौदे चुन के बता दीजिए सीधा दर्शकों को। हम ठप्पा मार देंगे बाय का या सेल का, वड़ेवर जो भी आप कहेंगे। तो मैं सबसे पहला मेरा पिक रहेगा, एक है इंडियन होटल, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो डिमांड की जो स्टोरी है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। मैनेजमेंट ने काफी बार इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जो एवरेज रूम रेट है वो काफी बेहतरीन है, फोर्थ क्वार्टर में भी डिमांड बेहतर ही रहेगी। इसके दो तीन कारण है कि जो वेडिंग सीजन है काफी स्ट्रांग रहा था ये, जो कि ये क्वार्टर में भी काफी टाइम तक कंटिन्यू हुआ है। फिर उसके बाद जो G20 का इवेंट है और जो बिजनेस ट्रैवल है वो भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन होटल में हमें लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है और एट द सेम टाइम फोर्थ क्वार्टर के नंबर बेहतरीन आएंगे। तो उसके चलते हुए यहाँ जब भी डिप होगा ये स्टॉक में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल की बाइंग भी रहेगी। तो ये एक स्टॉक हमें लगता है कि एक डिसेंट प्ले है। और एक स्टॉक मुझे जो कि छोटी कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि विच इज अगेन अ प्ले ऑन रिन्यूएबल एनर्जी बायोफ्यूल्स। इसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है पॉलिसी के एंगल से। और ये स्टॉक में जो भी जितना भी एक फ्रॉड था वो निकल चुका है ये स्टॉक से। तो प्राज इंडस्ट्रीज पे मेरी नजर रहेगी टू प्ले ऑन बायोफ्यूल्स या इथेनॉल की जो स्टोरी है। और एट द सेम टाइम इट इज एन इनडायरेक्ट प्ले ऑन इथेनॉल, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स की कंपनी है। तो दे सप्लाई मशीनरीज टू ऑल द कंपनीज हु आर पुटिंग अप डिस्टिलरी और ब्रीवरीज इन द इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये दो स्टॉक पे मेरी नजर रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, ठीक है सनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोनों स्टॉक्स आपके काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ट्रेंडिंग भी है, थेमेटिक भी है। पराज इंडस्ट्रीज शुगर का प्ले है और हमने देखा है कि पूरे हफ्ते के अंदर ज़्यादा टूटा नहीं। और इससे पहले जो भी आप इंडियन होल्डर्स बता रहे थे, मैं उसका डेरिवेटिव भी चेक किया मैंने थोड़ी देर पहले ही, और मेरे को भी शेयर काफ़ी बेहतर लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इन दोनों शेयर्स के बारे में जानकारी देने के लिए, जो अगला हफ्ता आपका काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। हैप्पी वीकेंड टू यू सनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अब आज सुबह ही हमने हीलियस कैपिटल के दिनशॉ ईरानी से बातचीत की थी, खासकर HDFC को लेकर, क्योंकि उस पर काफ़ी दारोमदार है, न केवल बैंक निफ्टी को ठीक करने का बल्कि मर्जर की जो पिक्चर है मार्केट के सामने उसको और बेहतर करने का। उनका पुराना एक्सपीरियंस भी HDFC को होल्ड करने का, इसलिए उनके एक्सपीरियंस और आज का जो मूवमेंट हो रहा है उन दोनों को क्लब करके दिनशॉ क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। एक्चुअली उनका प्रॉब्लम अलग ही है। उनका प्रॉब्लम ये, मतलब जैसे आपने बोला कि काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में था, और अभी एक्चुअली तो हमें तो यही लगा था और हमने बोला भी था काफी चैनलों पे कि अगला जो ग्रोथ आएगा बैंकिंग सेक्टर में, मतलब बैंकिंग इंडेक्स में, विल बी ड्रिवन बाय HDFC बैंक। वो हम क्लियर थे, बिकॉज मर्जर के बाद अगर जो आप देखें तो जो यूनिक कस्टमर बेस उनका बढ़ता है वो फिनोमिनल, बिकॉज ओवरलैप तो बहुत ही कम है बिटवीन द टू। क्योंकि ये कभी इन्होंने होम लोन बेचा नहीं था और जो होम लोन कस्टमर थे कभी इन्होंने माइंड किए नहीं थे HDFC के। तो जब ये मर्जर होगा उसके बाद तो ग्रोथ, जो उनकी एसेट ग्रोथ होगी वो तो बिल्कुल ही फिनोमिनल होगी। तो बट उनको मैनेज करने के लिए यू हैव टू हैव अ
लायबिलिटी में भी यू हैव टू हैव इनफ डिपॉजिट्स इन प्लेस टू मैनेज दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी फोकस डिपॉजिट पे है कि मर्जर के पहले आप डिपॉजिट्स रेन इन कर लीजिए, और जैसे आपने बोला कि यूनिक कस्टमर्स जो ऐड हो रहे हैं वो तो अभी शुरुआत है, बाद में इनकी माइनिंग चालू होती है तो वहां पे नए नए एंसिलरी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो वो उसके हिसाब से ग्रोथ विल बी फिनोमिनल फॉर दिस बैंक। और हम तो काफी गंगो है, वैल्यूएशन भी काफी अपीलिंग है ये इसका, क्योंकि एक जमाने में 3.5-4 के आसपास पहुंच गया था यहाँ पे प्राइस टू बुक, आज की तारीख में 2.3-2.4 टाइम्स है, तो विच इज क्वाइट अपीलिंग।